Dear students, we were studying vocab portion of our grammar, in which we have studied about one word substitution, antonym, synonym, and so on. In some portion of vocab has been completed. Now, I am going to start the second chapter of our book Flamingo, which is Lost Spring, and this chapter has been written by Annis Young. Annis Young was born in 1944 and she is an Indian author, journalist and columnist for newspapers in India and abroad. एक भारतीय लेखिका हैं, ये पत्रकार रही हैं, अखबारों में कॉलम लिखती थी, स्तंभकार के रूप में कार्य की हैं, विदेशों में कार्य की हैं, और इनका जो सबसे प्रसिद्ध वर्क है, जो इनकी सबसे शानदार रचना है, जो कि अनवेलिंग इंडिया के नाम से 1987 में प्रकाशित हुआ, इट वाज ए क्रॉनिकल ऑफ द लाइव्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। ये महिलाओं के, भारतीय महिलाओं के जीवन पर आधारित ये बुक है, और इट इज़ नोटेड स्पेशली फॉर द डिपिक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन बिहाइंड द पर्दा। अनविलिंग इंडिया में इन्होंने जो मुस्लिम महिलाओं के पर्दा प्रथा वाली जो रूढ़िवादिताएँ हैं, उस पर इन्होंने लिखा है। ये उड़ीसा राउरकेला में पैदा हुई हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई विदेशों में भी हुई है, और इस चैप्टर में जो कि लॉस्ट स्प्रिंग, जिसके बारे में आप जानते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब, स्प्रिंग अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो बसंत, बहार को दिखाता है, लेकिन इसके साथ इन्होंने एक ऐसा स्वरूप दर्शाया है जैसे लॉस्ट का मतलब तो होता है खो जाना, तो लॉस्ट स्प्रिंग यानी स्प्रिंग का खो जाना। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको इस टाइटल के बारे में बताना चाहूँगा कि इस कहानी के माध्यम से ये उन बच्चों की दर्द और पीड़ा को दर्शा रही हैं जो अपने स्प्रिंग एज ऑफ लाइफ में हैं, लेकिन वह उनकी जो फ्लरिशिंग पीरियड ऑफ लाइफ है वो कैसे लॉस्ट हो जा रही है, कैसे वो सुविधाओं से वंचित रह जा रहे हैं। इसके एक चित्र को आप आगे देख के महसूस कर सकते हैं। यहाँ देखिए, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कैसे श्रम रूपी कार्य किए जा रहे हैं, और इसमें इन्होंने, इस कहानी को इन्होंने दो पार्ट में लिखा है। एक पार्ट जो कि स्टोरी 1 के रूप में आपके सामने दी गई है, जिसकी टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। एक जो है गार्बेज चुनने वाला लड़का है, कूड़ा चुनता है, और उससे इनकी मुलाकात होती है, और उसके द्वारा ये बताया जा रहा है इनको कि मैं कभी कभी इस गार्बेज में 1 रुपया भी पा जाता। आइए कहानी के डिटेल्ड में हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। उस गार्बेज चुनने वाले बच्चे का नाम है साहिब, और उसको जब ये देखती हैं तो उससे ये पूछती हैं कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। आई आस्क साहिब whom I encounter का मतलब होता है टू मीट, मिलना, एवरी मॉर्निंग scrounging फॉर गोल्ड इन द garbage dumps ऑफ माई neighborhood। आई आस्क साहिब मतलब लेखिका पूछती हैं उस साहिब नाम के बच्चे से कि आखिर तुम ये क्यों करते हो, और कब पूछती हैं, जब बता रही हैं कि whom I encounter एवरी मॉर्निंग, जिससे मुलाकात कब होती थी, प्रतिदिन सुबह, जो क्या करता था, स्काउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज,
जो गार्बेज में, कूड़ों के ढेर में, गार्बेज डंप में, कूड़ों के ढेर में स्काउंजिंग चुनता था, हाँ, तलाशता था किसका? गोल्ड। गोल्ड कहाँ से? यहाँ सोने से नहीं है, मतलब समथिंग प्रेशियस, हाँ, टू बी वेरी एगर टू फाइंड समथिंग न्यू, इस आशय से है। और वो उस गार्बेज के डंप में इन चीज़ों को तलाशता रहता था। कहाँ? आप माई नेबरहुड, मतलब मेरे पड़ोस में। अब साहब के बारे में ये बता रही हैं कि ये लड़का कौन है। साहब लेफ्ट इज़ होम लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले ही वो अपना गांव छोड़ के, अपना देश छोड़ के चला आया था। वह कहाँ का बच्चा है? उसका गांव कहाँ था? सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। अब यहाँ इस लाइन से क्लियर हुआ कि ये बच्चा इंडिया का नहीं है, ये भारत की एक नेबरिंग कंट्री है जिसके बारे में आप जानते होंगे, बांग्लादेश, जहाँ की राजधानी है ढाका। वहीं का वो ग्रीन फील्ड्स में स्थित उसका ढाका में घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। हालांकि अब ये एक कोई डिस्टेंट मेमोरी की चीज़ नहीं है उसके घर के बारे में, उसकी यादें, क्योंकि देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे। वहाँ जिस ढाका के जिस एरिया में इसके पूर्वज रहते थे, वहाँ स्टॉर्म्स, तूफ़ानों का प्रभाव, बाढ़ का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि स्वीप अवे मतलब होता है बहा ले जाना, उसी का सेकंड फॉर्म दिया गया है स्वेप्ट अवे। देयर वेयर मेनी स्टॉर्म्स, जहाँ बहुत सारे तूफ़ान आते थे, बाढ़ आती थी, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, जो उनके खेतों की उपज को बहा ले जाती थी, एंड होम्स, उनके घरों को बिल्कुल जलमग्न कर देती थी। ऐसी जानकारी हिज मदर टेल्स हिम, साहब को कौन बताई थी? ये उसकी माँ बताई थी। और लेखिका को पता चलता है कि दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही वजह थी बाढ़ का आ जाना, तूफ़ानों का अतिक्रमण। दिस इज़ वाई दे लेफ्ट देयर विलेज और लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और वहीं यहाँ कूड़े की ढेरों में ये कूड़े चुनते हैं जहाँ अब वो रहते हैं। जब ये पूछे कि वाई डू यू डू दिस, इस पर वो जवाब देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए और कुछ है ही नहीं। ही मटर्स, बुदबुदाता है, लुकिंग अवे, मतलब वो लेखिका से आमने सामने आँख नहीं मिला पाता है, लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देख रहा है और बता रहा है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, आई हैव नो अदर जॉब एंड दैट्स वाई आई जस्ट स्टार्ट स्काउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। इस पर लेखिका आगे कहती हैं कि गो टू स्कूल आई से ग्लीवली। ग्लीवली का मतलब है टू से समथिंग विदाउट थिंकिंग, जस्ट ऑनेस्टली, बिल्कुल ऑनेस्टली जो है बिना सोचे समझे कोई चीज़ बोल देने को ग्लीवली बोलते हैं। तो इन्होंने बिना सोचे समझे अचानक बोल दिया कि गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। जब लड़का बताता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, तो इस पर इन्होंने कहा कि अरे है क्यों नहीं, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट, लेकिन इमीडिएटली जो है लेखिका को ऐसा रियलाइज़ हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि ये जो एडवाइस थी वो दैट इज़ जस्ट अ हॉलो एडवाइस, बिल्कुल एक खोखलापन था इसमें। ये कहने की बात थी, अरे जिसके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो दर दर भटक के और कूड़े बिन रहा है, उससे स्कूल जाने की सलाह देना, तो सबसे पहले तो जीविका की व्यवस्था जिसके पास नहीं है वो किसी अन्य चीज़ के बारे में कैसे सोच सकता है। इसलिए लेखिका को ये रियलाइज़ हुआ इमीडिएटली कि ये एडवाइस जो है बिल्कुल एक जस्ट लाइक अ हॉलो एडवाइस। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। इस पर साहब ये जवाब देता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब कोई एक स्कूल बन जाएगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा। इस पर लेखा ने कहा कि इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, और मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? आयास हाथ झोंके, ये थोड़ी सी हंसी की मुद्रा में बोली कि अगर मैं एक स्कूल शुरू करूं तो तुम उसमें आओगे? वो कहा यस, ही सेड स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ी ही
तीव्र मुस्कान के साथ वो बोला कि बिल्कुल आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ ही दिनों के बाद, इतनी बात हो गई, लेखिका वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों के बाद जब वो पुनः लेखिका को देखा तो वह उनके पास दौड़ते हुए आया। आई सी हिम, मैंने उसे देखा, रनिंग अप टू मी, कि वो मेरे पास दौड़ते हुए आया और कहा, इज़ योर स्कूल रेडी? ए मैम, आपका स्कूल तैयार हो गया? अब इनको लगा कि मैंने मजाक के रूप में तो कह दिया, बट ही हैज़ टेकन दिस मैटर सीरियसली एंड दैट्स वाई जस्ट सी सेज, और इस वजह से वो कहती हैं कि सुनो, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। एक स्कूल बनाने में बड़ा लंबा वक्त लगता है। आई से एम्बेरस्ड मतलब टू बी असेम्ड ऑफ, जैसे किसी बात को लेकर के शर्मसार हो जाना। तो चूँकि इन्होंने तो मजाक के रूप में कह दिया था और ये बच्चा उस उम्मीद को पाले हुए इनके पास दौड़ते हुए आके पूछा, तो ये बड़ा एम्बेरस्ड फील की और इन्होंने एम्बेरस्ड होते हुए कहा अपने इस प्रॉमिस पे कि आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड। एक ऐसा प्रॉमिस इन्होंने किया था जिसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये स्कूल बनवाने वाली नहीं थी। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक, लेकिन इनके जैसे तमाम सारे वायदे उसके उस अंधकारपूर्ण दुनिया में बहुत सारे थे। तमाम सारे लोगों के द्वारा तमाम सारे हसीन सपने दिखाए जाते थे, लेकिन वो सपने सपने ही रह जाते थे। और इसलिए बड़ा ही सुंदर भाषा में लेखिका ने ये कहा है कि बट प्रोमिसेस लाइक माइन, मेरे ही जैसे वायदे, अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके उस ब्लीक वर्ल्ड में, उस अंधकारपूर्ण दुनिया में बहुत सारे थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों उसको जान लेने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, एक दिन लेखिका ने उससे उसका नाम पूछे कि क्या नाम है तुम्हारा? जवाब वो दिया, साहब ए आलम। क्या जवाब देता है कि मैम मेरा नाम साहब ए आलम है। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको तो पता भी नहीं था कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता, साहब ए आलम, आलम का मतलब आप जानते हैं, आलम का मतलब होता है दुनिया, संसार, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। आप गाना सुने होंगे, जी ये चाहे इस आलम में सारा ज़माना रुक जाए। तो साहब ए आलम, इस आलम का साहब, तो ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे नहीं पता था इसका क्या मतलब है। और इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता, जो कि क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का स्वामी, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो शायद उसको यह विश्वास ही नहीं कि भाई आँख के अंधे नाम नयन से, साहब आलम नाम और काम है कचरा चुनने का। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इससे बिल्कुल बेपरवाह कि उसके नाम का क्या मतलब है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ उन गलियों में रोम करता था। टू वांडर मने होता है रोम, भटकना, भटकता फिरता था। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, एक ऐसे बच्चों का समूह, आर्मी का आशय यहाँ समूह से है, एक ऐसे बच्चों की फौज उसके साथ चलती थी। वो अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो बिल्कुल मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आते थे, एंड डिसअपीयर एट, और दोपहर में गायब हो गए जैसे पक्षी। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, ऐसे कर करके महीने बीतने लगे और महीनों बाद लेखिका ने उनमें से एक एक को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, एक एक को पहचानने लगा। एक दिन एक बच्चे से लेखिका ने पूछा, वाई आर यू वेयरिंग चप्पल्स, अरे तू चप्पल क्यों नहीं पहनते? आई आस्क्ड। इस पर वो कहा कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ मेरे चप्पलों को सेल्फ से अभी ब्रिंग देम डाउन, अभी उनको उतारी नहीं है। ये आंसर सिंपली, बड़ी सिंपली वे, मतलब सिंपली वो आंसर देता है कि माँ ने अभी सेल्फ से चप्पलों को उतारा नहीं है। इस पर दूसरा लड़का बोलता है कि इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ,
अगर वो उतार भी देना, इवन इफ शी डिड, अगर वो उतार भी देना तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ये उनको फेंक देगा। एट्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। अब ये बात कौन बताया? वो बच्चा नहीं बता रहा है जिसकी माँ ने चप्पल नहीं उतारा था, पता नहीं चप्पल था भी कि नहीं उसके पास, लेकिन एक बच्चा जो कि हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, ऐसे शूज़ अपने पैरों में पहना था जो आपस में मैच नहीं कर रहे थे। एक जूता किसी दूसरे कलर का, दूसरा जूता किसी दूसरे कलर का पहना था। और जब राइटर ये देखी उसके इस मिसमैच्ड जूते को, तो उन्होंने लिखा है कि व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर अपना वक्तव्य दिया, कमेंट किया कि आखिर तुम ऐसे जूते क्यों पहने हो, तो ही सफल्स हिज फीट, तो वो अपने पाँवों को सफल्स का मतलब होता है उठा लेना, अपनी जगह से अस्थिर कर देना। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे दूसरे जूते को अपने पहले वाले पैर से वो ढक लेता है और कुछ बोलता नहीं। इस पर एक चौथा बच्चा बोलता है आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड, तीसरा बच्चा बोलता है हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जो अपने पूरे जीवन भर ऑल हिज लाइफ नेवर ओन, कभी भी जूता पाया ही नहीं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग वेयर, बता रहे हैं कि इस कंट्री में ट्रैवल करते हुए मैंने ऐसे तमाम सारे बच्चों को देखा है जो वॉकिंग वेयर, जो कैसे घूमते हैं बिना जूते चलते। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, ऐसे बच्चे हर जगह दिख जाते हैं, सिटीज़ में भी दिख जाते हैं, विलेज रोड्स में भी दिख जाते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, एक बात सुनने में ये आती है कि ऐसा पैसे की कमी की वजह से नहीं है, लैक का मतलब शॉर्टेज होता है, नॉट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे वेयर, बल्कि ये एक ऐसी ट्रेडिशन है कि हाँ बेयरफुट ही रहना चाहिए, इज़ वन एक्सप्लेनेशन। ऐसी धारणा एक यह है कि भाई ये एक ट्रेडिशन है कि पैर में जूता चप्पल नहीं रहना चाहिए। लेकिन राइटर यहाँ बता रही हैं कि आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, लेकिन मुझे इस बात से बड़ा आश्चर्य होता है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, जैसे ये एक्सक्यूज़ का आशय यहाँ बहाना से है, ये एक लेम एक्सक्यूज़ है, ये एक झूठा बहाना है, हाँ, टू एक्सप्लेन अ परपीचुअल स्टेट ऑफ पावर। परपीचुअल में होता है कंटिन्यूस, जैसे अपने कंटिन्यूस पावर्टी के स्टेट को छुपाने का जैसे ये कोई क्या हो बहाना। आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्राम उदुपी, आगे लेखिका बता रही है कि उदुपी एक जगह है और उस उदुपी के एक आदमी के द्वारा कही गई कहानी को ध्यान करती हैं, कहती हैं कि वह वंस टोल्ड मी, उसने एक बार इनको बताया था कि एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल, जब वो बच्चा था, व्हेन ही वाज अ यंग बॉय, तो ही वुड गो टू स्कूल, तो वो जब अपने स्कूल जाता था तो पास था एन ओल्ड टेम्पल, तो वो एक पुराने मंदिर से होते हुए जाता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, और उसी मंदिर पर, जिस पुराने मंदिर से होकर वो बच्चा जाता था, उसी मंदिर के पुजारी के रूप में वहाँ उसके पिता कार्य करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, अब बच्चे की ये हैबिट थी कि वह उस टेम्पल के पास थोड़ी देर के लिए ब्रीफली, जस्ट फॉर ए शॉर्ट मोमेंट, ब्रीफ मना होता है संक्षेप, थोड़ी देर के लिए स्टॉप रुकता था एंड प्रे, और ईश्वर से पूजा करता था फॉर अ पेयर ऑफ शूज, कि हे भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दे। मैंने अभी आपको बताया कि एनिस यंग किस तरह की लेखिका हैं, समाज के बिल्कुल दबे कुचले, डाउन ट्रोडन, बिल्कुल अंत्योदय के लिए कार्य करने वाली लेखिका हैं। इनकी कलम बिल्कुल उस अंतिम बिंदु पर खड़े व्यक्तित्व को उदित अवस्था में लाने का प्रयास इनके लेखों के द्वारा स्पष्ट दिखाई देता है। आप देखिए वह उस मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर के प्रभु से क्या मांगता है, अ पेयर ऑफ शूज। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन, और बता रही है कि 30 साल के बाद मैं उसके शहर को गई, उदुपी को, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर को गई, विच वॉज नाउ ड्रोन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन,
जो कि अब ड्रोन का मतलब डूब जाना, जो कि एक एकदम डिसोलेटेड प्लेस के रूप में अब वहाँ पर था। इन द बैक यार्ड, जो पीछे का आंगन था, वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट, जहाँ की अब नया पुजारी आ चुका था, चूँकि 30 साल बाद गई थी वो। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल और सफ़ेद रंग के प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक कम उम्र का ही बच्चा जो कि ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए था, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, उसके पैर में सॉक्स थे, शूज़ थे। अराइव पैंटिंग मतलब ब्रीदिंग फास्ट, बड़ी ही तेज़ सांस लेते हुए, हाँफते हुए वो अराइव पहुंचता है। एंड थ्रू इज स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को फेंक देता है आने होल्डिंग बेड, एक होल्डिंग चारपाई पर बैग को फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। जब इस बच्चे को बिल्कुल जूते मोजे में उन्होंने देखा तो 30 साल पहले जो वो कहानी सुनी थी उस बच्चे की, जो प्रेयर किया करता था उस देवी के सामने कि उसे एक पेयर शूज़ मिल जाए, वो प्रेयर इनको याद आया। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, जो कि पेयर ऑफ शूज़ जब उसको मिल गया था तो वह प्रेयर किया था कि लेट मी नेवर लूज़ दैम, कि हे प्रभु, हे माँ, अब ऐसा हो कि कभी ये खोए ना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस ने, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। तो यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज़, अब इस प्रिस्ट के यहाँ के जो पुजारी अब के थे, इनके बच्चे बिल्कुल शूज़ वगैरह पहनते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन ऐसे अभी भी बहुत सारे हैं जैसे ये रैग पिकर्स थे, कूड़ा चुनने वाले, इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। इनके पड़ोस में अभी ऐसे तमाम सारे बच्चे थे। वहाँ तो प्रेयर का असर हुआ, वहाँ तो देवी ने सुन लिया और वहाँ के बच्चे अब जूते सॉक्स आज आदि पाते थे। लेकिन यहाँ अभी ये कह रही हैं कि मेरे नेबरहुड में अभी भी जैसे रैग पिकर्स, ये जो कूड़ा चुनने वाले बच्चे हैं, और अन्य सारे बच्चे, मैनी अदर्स, दे हैव नो शूज़ इन देयर जस्ट फीट, उनके पैरों में आज भी शूज़ नहीं है, स्लीपर्स नहीं है, चप्पल नहीं है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुर। एक्वेंटेंस का मतलब परिचय। ये जो रैग पिकर्स थे, बेयर फुट, बिना चप्पल जूते वाले, इनके साथ इनका जो एक्वेंटेंस हुआ, परिचय हुआ, ये परिचय धीरे धीरे इस कदर बढ़ता गया कि एक बार ये इन समूह के साथ सीमापुरी, ए प्लेस ऑन पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ये एक ऐसा प्लेस जो दिल्ली से ही सटे किनारे एरिया पर था, लेकिन येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली मतलब सिम्बॉलिकली, लेकिन अब कहने के लिए यह दिल्ली में था, लेकिन दिल्ली से माइल्स कईयों मील। दोज हु लिव हियर आर स्पेटर्स, यहाँ सीमापुरी में जितने भी रहते थे ये सब के सब स्पेटर्स थे। स्पेटर्स का मतलब होता है द पर्सन्स हु जस्ट डू नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस बट जस्ट अनलॉफुली दे लिव देयर। ऐसे लोग जो मतलब लॉफुली उस प्लेस के तो नहीं हैं, लेकिन अनलॉफुली जो है उस प्लेस पर रहते हैं, ऐसे लोगों को स्पेटर्स बोलते हैं। तो दोज हु लिव हियर आर स्पेटर्स, यहाँ सीमापुरी में जो लोग रहते थे, अभी आपने आगे सुना ही था कि ये लोग बांग्लादेश के थे, ढाका के पास के, तो वहाँ उस दिल्ली के पास, सीमापुरी के पास ये लोग स्पेटर्स के रूप में रहते थे, मतलब अनलॉफुली ही वहाँ रहते थे। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1970, जो कि बांग्लादेश से आए थे कब, 1970। साहब फैमिली इज अमंग देम, और उन्हीं परिवारों में से एक परिवार, इस साहब आलम जिस लड़के का नाम था, उसका भी परिवार था। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय तो सीमापुरी बिल्कुल एक वीरान क्षेत्र था। इट स्टिल इज़, हालांकि अब भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज के समय में उतना खाली नहीं है एज इट यूज टू बी, जितना कि हुआ करता था। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड, यहाँ मिट्टी की दीवारों से ये लोग घर बना लिए थे, विथ रूफ्स ऑफ टिन, उसके ऊपर टिन के छत डाल दिए थे, एंड टैरपोलिन, और वो अलकतरा आदि से
टिन के रूप्स को चिपका करके रहते थे। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहाँ सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं थी, ड्रेनेज आदि नालियाँ वगैरह नहीं थी पानियों के बहाव के लिए। और वहाँ 10,000 ड्रैग पिकर्स रहते थे, 10,000 कूड़ा चुनने वाले बाहर रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय से वे वहाँ पर थे, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी परिचय के, बिना किसी अधिवास के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी आदेश के, बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन उनके राशन कार्ड्स बन चुके थे और इस आधार पर उनका वोटर्स के रूप में वोटर लिस्ट में नाम था। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इस अधिकार के माध्यम से वो अनाज आदि खरीद पाते थे। अब देखें थोड़ा सा इसका कैसे राजनीतिकरण की ओर लेखिका बढ़ रही है कि उनका मत प्राप्त करने के लिए उनको राशन कार्ड्स दे दिया गया था और इसके माध्यम से उनको खाने पीने की वस्तुएं मिल जाती थी खरीदने से, और उनके वोट्स जो है नेताजी लोगों को प्राप्त हो जाते थे। इनकी मदद से सरकार बनने में मदद मिल जाती थी, लेकिन इनके स्वरूप को स्थापित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us food. देखिएगा, इस पूरे वार्तालाप को समझने से पहले हम लोग एक संक्षिप्त सार सुने कि महिलाओं का एक समूह वहाँ फटे पुराने साड़ियों में आया और उन फटे पुराने साड़ियों वाली महिलाओं के ग्रुप से लेखिका ने पूछा कि भाई तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो, क्यों अपने देश को छोड़ करके यहाँ तुम लोग जीवन यापन कर रही हो। इस पर वो महिला जवाब देती है कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, कि मैडम एंड ऑफ द डे पर, दिन के अंत पर, अगर इफ़ वी कैन फीड आवर फैमिलीज, या रहने से अगर हम अपने परिवार को खिला लेते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन aching स्टमक, एक माने पेन होता है दर्द, और भूख की दर्द सहे बगैर अगर हमको सोने को मिल जाता है, तो वी वुड रैदर लिव हियर, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे दैन इन द फील्ड्स, बनस्पति उन जगहों पे दैट गेव अस नो ग्रेन, जिन जगहों पर हमें खाने के लिए अनाज भी मुयस्सर नहीं। ये बात कौन बोला? से अ ग्रुप ऑफ वीमेन, महिलाओं का एक समूह बताता है इस बात को, इन टैटर्ड साड़ीज़, जो कि बिल्कुल टैटर्ड साड़ीज़ में थी। कब बताया? व्हेन आई आस्क्ड देम, जब लेखिका ने उनसे पूछा कि वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि इतना सुंदर हरा भरा खेत, इतनी सुंदर भरी पूरी नदियाँ, ऐसा सुंदर परिक्षेत्र छोड़कर तुम लोग यहाँ इस वीरान में जीवन यापन करती हो, आखिर क्यों? ऑन दिस वन ऑफ देम रिप्लाइड दैट वी आर हैप्पी हियर, वी कैन गेट food for our families, we go to bed without pain of hunger, and if we get such type of facilities here, it is far better for us than to live there. आगे देखें, wherever they find food, they pitch their tents, जहाँ भी उनको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, दे यूज टू पिच देयर टेंट्स, वो अपने तंबू गाड़ लेते थे। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, ट्रांजिट होम्स का आशय आप समझ लें जैसे टेम्पररी होम्स मानिए, अस्थायी घर, तो जहाँ भी उनको खाने पीने की चीज़ें आसानी से मैसर हो जाती थी, वहाँ ये अपने अस्थायी घरों को बना लेते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, उन्हीं घरों में उनके बच्चे पलते बढ़ते थे। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वैसे पलते बढ़ते
उनके जीविका के क्षेत्र में, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में बिकमिंग पार्टनर्स, ये बच्चे धीरे धीरे क्या होने लगते थे, उसमें पार्टनर्स बन जाते थे, सहयोगी बन जाते थे, और वो भी धीरे धीरे कूड़े कचरे आदि चुनने में उनकी मदद करने लगते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में रह के अगर जीवन जीने का मतलब कुछ है तो बस एक ही है, रैग पिकिंग, कूड़े चुनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। बरसों से ये एकदम एक फाइन आर्ट का प्रोपोर्शन बन चुका है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। उनके लिए गार्बेज जैसे गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज़मर्रा की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके छतों पर का ये छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, भले ही यह लीकिंग रूफ हो, टपकता हुआ छत हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन बच्चों के लिए ये उससे भी बड़ी कोई चीज़ है, उससे भी महत्वपूर्ण कोई चीज़ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकी इस दुर्दशापूर्ण जीवन के बारे में लेखिका ने कितना शानदार ढंग से प्रकाश डाला है। और वो बच्चा बताता है कि आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट। साहब बताता है कि मैडम मैं कभी कभी 1 रुपये तो कभी कभी 10 रुपये भी इसमें पा जाता हूँ। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. अगर आपको इस हीप ऑफ गार्बेज में, इस कूड़े के ढेर में अगर एक बार कोई चांदी का सिक्का मिल गया तो आप उसको चुनना जो है बंद नहीं करते, बट फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि एक उम्मीद हमेशा बनी रहती है और कुछ ज़्यादा पा जाने की। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। अब दोनों के सेंस में बड़ा डिफरेंस है। बड़ों के लिए ये गार्बेज क्या है, ये एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। बच्चों के लिए क्या है, इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर एल्डर्स, जस्ट ए प्लेस वेयर दे कैन फाइंड गोल्ड। तो इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, कि ये जो गार्बेज है इसकी डिफरेंट मीनिंग है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। इनके पेरेंट्स के लिए जो मीनिंग है उससे डिफरेंट मीनिंग इन बच्चों के लिए है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए रैप मन होता है लपेटा जाना। इन बच्चों के लिए यह बिल्कुल वंडर से बिल्कुल लिपटा हुआ कोई चीज़ है। और फॉर द एल्डर इट्स द मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और बड़ों के लिए ये जीविका का साधन। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। अब एक दिन विंटर की मॉर्निंग की बात है। लेखिका ने साहब को स्टैंडिंग पोस्चर में देखा, खड़े हुए देखा। एक गेट जो फेंस्ड किया हुआ था, जिसकी 4 दीवारियाँ बनी हुई थी, उसमें गेट लगा था। उसी गेट के पास, नेबरहुड क्लब के पास, पड़ोस के ही क्लब के गेट के पास खड़े हुए देखी। और वो कर क्या रहा था, वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। वो 2 नौजवान लोगों को जो कि ड्रेस्ड इन वाइट सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उनको प्लेइंग टेनिस खेलते हुए देखा। जब ये पहुंची तो कहा आई लाइक द गेम। ये हम वो बड़बड़ाया, मुझे ये खेल अच्छा लगता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। 4 दीवारी के पीछे दुबक करके इन लोगों को देखते, खेलते हुए देखकर उसे बड़ा कंटेंटमेंट आता था, संतुष्टि आती थी। और लेखिका को देखा तो कहा कि आई गो इनसाइड, मैं अंदर भी जाता हूँ मैं, व्हेन नो वन इज अराउंड, लेकिन तब जाता हूँ जब यहाँ कोई नहीं होता है। एडमिट्स, वो स्वीकार करता है और बताता है कि द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। और गेट कीपर जो है ना इस क्लब के, वो मुझे झूले पर झूलने देते हैं। साहब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़। उस दिन लेखिका ने देखा कि साहब भी टेनिस के जूते पहना हुआ था। दैट लुक स्ट्रेंज, वो
ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, क्योंकि बड़ा स्ट्रेंज महसूस हो रहा था, क्योंकि जो शर्ट पहना था वो डिस्कलर्ड था, जो शॉर्ट्स पहना था निकर पैंट वो भी डिस्कलर्ड था। इस डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पे वो जूते पहना था टेनिस के। जब लेखिका उधर गौर से देखने लगी तो वह खुद ही बताया कि मैम समवन गेव देम टू मी, ये कोई मुझे दिया है, इन जूतों को मुझे किसी ने दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, बिना पूछे ही व्याख्यात्मक रूप में वो इसको एक्सप्लेन करते हुए बताया, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, डिस्कार्ड माने होता है जस्ट रिजेक्टेड, छोड़ा। सच्चाई यही थी कि वो डिस्कार्डेड शूज थे। किसके? ऑफ सम रिच बॉय, किसी धनी परिवार के बच्चे के द्वारा छोड़ा हुआ ये जूता था जिसको साहब पहना था। वो परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, वो धनी बच्चा शायद इसलिए रिफ्यूज़ कर दिया इस जूते को पहनने से, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि एक जूते में सुराख हो गई थी और इस वजह से उसका इस जूते को रिजेक्ट कर देना डज नॉट बॉदर हिम। साहब को इससे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, देखिएगा कितनी मर्मस्पर्शी लाइन है, उस व्यक्ति के लिए जो जीवन भर बेयरफुट घूमा हो, नंगे पांव, इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, इवन शूज विथ ए होल, उसको अगर एक सुराख वाला ही जूता मिल गया, अगर फटा हुआ ही जूता मिल गया, तो यह तो उसके जूता पहनने के ख्वाब को पूरा करने वाला क्षण है, जहाँ उसके जूता पहनने के सपने पूरे होते हैं। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस गेम को वह इतना तत्परता से देख रहा था वो उसकी पहुंच के बाहर था। आइए, इस तरह से हम लोगों ने स्टोरी 1 को कंप्लीट किया। अब स्टोरी 2 आई वांट टू ड्राइव ए कार, जिसको हम लोग अब कल देखेंगे। आज की वार्ता हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इससे आगे के लिए अब हम लोग कल पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।